हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। ये सम्मेलनों को क्यों बुलाया गया था, इसका क्या परिणाम निकला। अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार ने लंदन में आयोजित किए थे। आयोजित का मतलब है कोई कार्यक्रम या बैठक करना या करवाना। जैसे गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में नए कानून और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने का मतलब है नए कानून और नियम बनाने पर बात करना, जिससे भारत का प्रशासन बेहतर हो सके। उस समय भारत में आज़ादी की लड़ाई तेज़ हो गई थी और गांधी जी का आंदोलन भी चल रहा था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय नेता बातचीत के जरिए कोई हल निकालें, इसलिए उन्होंने ये सम्मेलन बुलाए। गोलमेज सम्मेलन बुलाने के कई मुख्य कारण थे, जिनमें से सबसे अहम ये थे। पहला है साइमन कमीशन का विरोध। तो दोस्तों, साइमन कमीशन के बारे में तो आप जानते होंगे कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन एक आयोग था जिसे 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था। इसका उद्देश्य भारत में नए कानून बनाना था। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सिर्फ सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिसे लेकर भारत में बहुत विरोध हुआ। इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इस आयोग के प्रमुख लीडर का नाम सर जॉन साइमन था। उनके नाम पर ही इसे साइमन कमीशन कहा गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर मुख्य सुझाव देना था। लेकिन इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज़ उनके भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। इसका पूरे भारत में विरोध हुआ और लोग साइमन वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बातचीत में शामिल करना पड़ा और इसी वजह से बाद में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। दूसरा कारण है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए स्वशासन की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया। स्वशासन का मतलब है खुद का शासन या अपना खुद का राज। तो नेहरू रिपोर्ट में भारतीय नेताओं ने भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी। इसके बाद भारतीय नेताओं ने आज़ादी की मांग तेज कर दी। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब भारतीयों से बिना चर्चा किए शासन चलाना मुश्किल है। इसलिए 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, ताकि भारत में संवैधानिक सुधारों पर बातचीत हो सके। तीसरा कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कई अन्यायपूर्ण कानून थोपे थे, खासकर नमक कानून, जिसमें भारतीयों को खुद नमक बनाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सरकार से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ गया, प्रशासन कमज़ोर पड़ने लगा। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारतीय नेताओं से बातचीत करनी होगी। तो दोस्तों, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूरा देश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। लोग नमक कानून तोड़ रहे थे और कर नहीं दे रहे थे और जगह जगह विरोध हो रहा था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारतीय नेताओं से बातचीत करनी होगी, इसलिए भारत में राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 में 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। चौथा कारण था संवैधानिक सुधारों की ज़रूरत। ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में सरकार चलाने के लिए नए कानून और प्रशासनिक सुधार ज़रूरी हैं। भारतीय लगातार आज़ादी की मांग कर रहे थे, अंग्रेज़ों का शासन कमज़ोर हो रहा था। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में शासन सही तरीके से चलाने के लिए नए कानून और बदलाव ज़रूरी हैं। भारतीय लगातार आज़ादी की मांग कर रहे थे, जिससे अंग्रेज़ों का राज कमज़ोर हो रहा था। इसलिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाए। अब जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों का क्या परिणाम निकला, इन बैठकों से क्या बदलाव हुए। गोलमेज सम्मेलनों के बाद भारत में क्या असर पड़ा, आइए इसके परिणाम देखते हैं। तो पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था।
इसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि कांग्रेस के बिना कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सकता, उन्हें कांग्रेस को भी शामिल करना होगा। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि बिना कांग्रेस के कोई हल नहीं निकल सकता। दूसरा परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने गांधी-इरविन समझौते के तहत भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिससे आगे चलकर पूना पैक्ट 1932 हुआ। तो दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर दलितों के लिए अलग मतदान क्षेत्र तय किया गया, जिसे बाद में पूना पैक्ट 1932 में शामिल किया गया। तो दोस्तों, पूना पैक्ट 1932 एक समझौता था जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। दलित मतलब जो पहले अछूत कहे जाते थे, उनको दलित कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगें नहीं मानी, इसलिए यह सम्मेलन असफल रहा। तीसरा था तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इसमें मुस्लिम लीग और कुछ अन्य दल शामिल हुए, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे यह सम्मेलन भी असफल रहा। तो दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि इस सम्मेलन में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, कांग्रेस के बिना कोई समाधान नहीं निकला और भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि उन्हें भारतीय नेताओं से बातचीत करनी होगी। अंतिम परिणाम था गोलमेज सम्मेलनों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और भारतीयों को सत्ता देने का फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना, जो भारत में स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो दोस्तों, गोलमेज सम्मेलनों से कोई ठोस फैसला नहीं हुआ और भारतीयों को सत्ता देने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, जो भारत में स्वशासन की ओर एक बड़ा कदम था। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो गोलमेज सम्मेलन भारत के आज़ादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन ये भारतीय नेताओं और अंग्रेज़ों के बीच मतभेदों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। हालांकि इससे भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, जिसने भारत में स्वशासन की नींव रखी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।